हो चुका है आगाज रन का, युग बदलने की तैयारी, और जीत उसी का होगा जिसका संघर्ष जारी। नमस्कार दोस्तों, स्वागत आप सभी का आपका अपनी चैनल बेसिक नॉलेज में। तो कैसे हैं आप सभी? आशा करता हूं मस्त है, स्वस्थ है और पढ़ाई बहुत ही जबरदस्त धुआंधार तरीके से कर रहे हैं, क्योंकि बोर्ड एग्जाम सामने आ चुका है। एग्जाम डेट सामने आ चुका है, रूटीन सामने आ चुका है, अब तो मॉडल पेपर भी आ गया। तो आज इस वीडियो में लोग देखने वाले हैं क्लास 10th मैथ का मॉडल पर, वो भी सब्जेक्टिव का सारा सॉल्यूशन। तो वीडियो को ध्यान से पूरा देखिएगा, एक भी क्वेश्चन मिस नहीं कीजिएगा, हर एक चीज को बहुत बारीकी से बता देंगे, सीधा दिमाग में आपका घुस जाएगा। चलिए शुरू करते हैं, बिल्कुल दिमाग में ठोक देते हैं। अगर आज तक आपने कभी ये चैप्टर नहीं भी पढ़ा होगा ना, फिर भी समझ जाइएगा। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। फटाफट से वीडियो को शेयर कर दीजिए, जितने सबके दोस्त हैं। मान लीजिए कहीं भी आपको ये बनाने के लिए बोला गया है, या आपके दोस्त, क्योंकि इंपॉर्टेंट है एग्जाम के लिए बहुत ही सब। ठीक है, तो उनको शेयर कर दे ताकि वो भी पढ़ लेंगे, वो भी सॉल्यूशन कर लेंगे। ठीक है, आपको ना तारीफ ही देंगे कि भाई चलो बता तो दिया कम से कम। चलो शुरू करते हैं, देखते हैं क्या क्या सवाल है। ठीक है, और इसमें इससे पहले बता दूं, मैं 1 से लेकर 30 तक का जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस था वो मैं आप लोगों को सॉल्यूशन करवा चुका हूं। ठीक है, इसमें हम 31 से लेकर के 52 तक जो हम लोग सब्जेक्टिव क्वेश्चन है वो देखने वाले हैं। ठीक है, और सबका मैं अलग से आप लोगों के लिए प्लेलिस्ट भी बना दिया हूँ, और इसका पीडीएफ आप लोग जो आएगा ना, वो हमारे एप्लीकेशन से डाउनलोड कर सकते हो। एप्लीकेशन का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। चलिए फटाफट से वीडियो को शुरू करते हैं। देखिए, संख्याओं 6 और 20 के अभाज्य गुणनखंड विधि से एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात कीजिए। 31 नंबर बनाते हैं सबसे पहले। ला 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 6 है ना, तो ऐसे चलेगा 2 तिया 6 और 3 6 का काम तमाम, भाई लिख सकते हैं 2 गुना। क्लियर है, सही बात समझ में। अगला क्या है? 20। 20 को कर लो, भाई क्या हो जाएगा? 2 10 से 20, फिर इसको कर सकते हो 2 पचे 10, फिर कर सकते हो 5 एकम 5, यही हो जाएगा ना। 20 इक्वल टू 2 गुना 2 लिख सकते हो, 5 लिख सकते हो। अब इसका एचसीएफ निकालो। एचसीएफ मतलब जो दोनों में कॉमन आएगा। दोनों में कॉमन क्या है देख लो, इसमें भी 2 है, इसमें भी 2 है, यानी एचसीएफ क्या आ जाएगा? और एलसीएम क्या? एलसीएम जो कॉमन आएगा वो लिख दो, नहीं आएगा वो लिख दो। कॉमन क्या आ गया सर? 2 आ गया। क्या क्या नहीं आया देखो तो, इसमें को 3 नहीं आया, उतार दो। इसमें को 2 नहीं आया, उतार दो। और क्या है भाई? 5, सब उतार दो, लिखो। 2 3 अच्छे, 6 12 12 25 60, एलसीएम के 60। बस इतना ईजी है, इतना बना दो, 2 नंबर आपके झोली में। चलो अगला क्वेश्चन को मारते हैं गोली और बनाते हैं 32 नंबर को। क्या है? द्विघात समीकरण के शून्यक, भाई 9th क्लास से पढ़ते हुए आ रहे हो सब। ठीक है, छक्का छुड़ा दोगे क्वेश्चंस का। एक्स स्क्वायर माइनस 7x प्लस 12, इसका शून्यक निकालने बोला है, तो शून्यक निकालने बोलेगा तो बराबर 0 कर देंगे। ठीक है, अब क्या करेंगे हम? एक्स स्क्वायर करेंगे, ये सॉल्यूशन है, यहां से ही सॉल्यूशन स्टार्ट है। ठीक है, यहीं से ही सॉल्यूशन स्टार्ट, सॉल्यूशन स्टार्ट है। इसको मैं लिख सकता हूं एक्स स्क्वायर, और 7 को ऐसे तोड़ना है दोस्त कि जोड़ या घटाव करने पर 7 हो जाए, पर गुना करने पर 12 आ जाए। यानी इसको मैं लिख सकता हूं क्या, कि -4x और -3x। भाई 4 और 3 7 हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस साइन आ जाएगा माइनस, और 4 तिया 12 भी आ जाएगा ना। बिल्कुल, वेरी गुड, तो ये वाला हो जाएगा। ठीक है, कुछ कॉमन आएगा तो कॉमन ले लो। भाई दोनों में x है तो x कॉमन ले लिए, क्या बचा? x -4, क्योंकि यहां से x ले लिया तो सिर्फ 4 बचेगा। अब यहाँ माइनस तो माइनस, 3 और 12 किसका पहाड़ा में? 3 का पहाड़ा में। तो भाई 3 कॉमन ले लें, क्या बचा? x। और आपको बताया है अगर कभी भी माइनस यहाँ पे आ जाएगा तो अंदर का जो साइन हो जाएगा ना वो चेंज हो जाएगा। तो प्लस है तो क्या हो जाएगा? माइनस। कितना बार में हमारा? 4 बार में, ये बराबर 0। देखो दोनों में क्या है? x-4 है ना सेम, तो भाई समझ लो सही हो गया। x-4 दोनों में आ गया कॉमन, बचा है क्या? x- बराबर में। क्लियर है, तो आप क्या करो ना, एक बार x-4 बराबर 0 कर दो, तो आपका ये जाए x बराबर 4। और आप एक बार करो x-3 बराबर 0, x बराबर आ जाएगा 3। x का 2 वैल्यू निकल गया, 3 को 4। क्या बात है यार। अगला सवाल देखो। एक स्तंभ दिख रहा है क्वेश्चन। एक स्तंभ की छाया की लंबाई स्तंभ की ऊंचाई की √3 गुनी है। ठीक है, क्या बोल रहे? एक स्तंभ की छाया की लंबाई स्तंभ की ऊंचाई के √3 गुनी है, तो सूर्य के उन्नयन कोण ज्ञात कीजिए। तो देखो ऐसा है कुछ सवाल। ठीक है, सवाल ऐसा बोल रहा है कि कोई स्तंभ है, 33 नंबर देखो। मान लेते हैं ये स्तंभ है। स्तंभ मतलब मान लो कोई भी चीज खड़ा है, कुछ भी एक पोल है, चाहे कुछ भी खड़ा है। ठीक है, इसका जो छाया बन रहा है, इसका छाया कैसे बनेगा? इधर बनता है ना छाया, इसका छाया बन रहा है, तो ये हमारे एक त्रिभुज बन जाएगा। ठीक है, तो क्या बोल रहा है ना, जो स्तंभ के छाया की लंबाई है स्तंभ की ऊंचाई की कितना है? √3 गुनी। यानी ये स्तंभ है, अगर इसका नाम दे दूं मैं ABC, हमारा AB क्या हो गया? स्तंभ हो गया। अब BC क्या है? इसका √3 गुना है, यानी जितना AB है ना उसका √3 गुना है। तो मुझे AB ही नहीं पता, तो मैं मान लेता हूं AB बराबर x। तो ये कितना हो जाएगा? √3x, है ना, सॉरी √3x मैं मान लेता हूं। ठीक है,
माना स्तंभ की ऊंचाई, माना स्तंभ की ऊंचाई बराबर x। क्लियर है? इसीलिए BC कितना हो जाए, छाई की ऊंचाई क्या हो जाए, BC बराबर x। क्लियर है? अब हम लोग लगा देंगे फॉर्मूला। ठीक है? कौन सा त्रिभुज में, समकोण त्रिभुज ABC में। समकोण त्रिभुज ABC में। अच्छा, हमें क्या निकालना है, सूर्य का उन्नयन कोण। तो सूर्य तो यहीं से रोशनी मारेगा, तो सूर्य का उन्नयन कोण क्या आ जाए, ये वाला, यानी ये थीटा आपको निकालना है। समकोण त्रिभुज ABC में ये थीटा निकालना है, तो ये और ये दिया है, यानी P और B का रिलेशन है, तो tan थीटा लग जाएगा। tan थीटा इज इक्वल टू P बाई B। P बोले तो AB और B बोले तो BC। tan थीटा तो हमको निकालना है, थीटा कितना डिग्री होगा। AB का वैल्यू मान ली है x, और BC का कितना आ गया, √3x। x x कैंसिल, एक बार में कट जाएगा, यानी tan थीटा का कितना आ गया, tan थीटा आ गया 1/√3। आराम से आपको एंगल दिख गया होगा, अभी नहीं दिखा है। tan थीटा अगर √3 1/√3 हो, tan थीटा, tan कितना डिग्री 1/√3 होता है, तो बोलोगे सर tan 30 डिग्री आपका 1/√3 होता है। tan कितना डिग्री, tan 30 डिग्री। tan tan कैंसिल भी अगर कर दोगे तो tan बराबर कितना आ जाएगा, 30। हालांकि कैंसिल होता नहीं है। थीटा कितना आ गया भाई, 30 डिग्री, तो 30 डिग्री आपका आंसर। अगला सवाल बहुत अच्छा है, 34 नंबर देखो। क्या बोल रहा है कि एपी का पहला पद 2 है। चलो लिख लेते हैं पहला पद, यानी ए बराबर, कार्बंतर 3 है, यानी डी बराबर। तो आप क्या निकालो, आठवां पद निकालो, यानी A8 निकालो। भाई इससे भी आसान कोई सवाल बन सकता है क्या, बताओ जी। A8 निकलना है तो लिख सकते हैं A8 इक्वल टू कितना डी, A प्लस कितना डी, तो लिखेंगे 7D। ए का वैल्यू है 2 प्लस 7 डी का वैल्यू कितना, 2 प्लस 7 हो जाएगा 21। कितना हो जाएगा ये, तो 23 आपका परम सत्य। समझ रहे हो? चलो, सबका PDF में आप लोगों को हमारे जो एप्लीकेशन उसमें डाल दूंगा। इसके अलावा अगर मान लो कुछ भी तैयारी नहीं की हो, तो एप्लीकेशन में सारा क्वेश्चन दिया जा रहा है जो एग्जाम में आने की प्रबल प्रबल संभावना है, और सारे क्वेश्चन एग्जाम में देखने को मिलेंगे। तो जल्दी से इंस्टॉल कर लीजिए, डिस्क्रिप्शन लिंक है। बहुत ही कम फी में, आपका 1 महीना का फी में सारा कोर्स मिल जाएगा। बहुत झारखंड के हजारों हजार बच्चे जुड़ रहे हैं। ठीक है, तो अभी जुड़ जाओ जल्दी से। देखो अगला सवाल क्या है, बहुत अच्छा सवाल है। ठीक है, सोचने वाला होगा। देखो क्या सवाल क्या है, हो रहा है कि 28 सेंटीमीटर त्रिज्या वाला वृत्ताकार तार को मोड़ करके वर्ग बनाई गया। ऐसा एक वृत्ताकार तार है, इसको मोड़ करके क्या बना दिया भाई, ठीक है, ऐसे वर्ग बना दिया। क्या बना दिया, वर्ग बना दिया। ठीक, तो मैं अच्छा ही ले, देखो वर्ग बना लिया। क्या बना दिया, वर्ग बना दिया। क्लियर है? तो बताओ दोनों में क्या समान होगा। भाई जितना तार की लंबाई है वो तो कम से कम समान ही होगा ना, वो तो बदलेगा नहीं। तार की लंबाई भाई उसी तार से तो बनाया जा रहा है। तार की लंबाई बोले तो वृत्त का परिमाप, इसमें लंबाई बोले तो क्या, वर्ग का परिमाप, यानी दोनों का परिमाप समान हो जाएगा। तो लिखेंगे, पहले लिख लो वृत्त की त्रिज्या कितना दिया हुआ है। वृत्त की कितना है, R बराबर 8 सेंटीमीटर। तो लिखेंगे वृत्त का परिमाप, या वृत्त की परिधि भी लिख सकते हो, परिधि बराबर क्या हो जाएगा, वर्ग का परिमाप। तो वृत्त का परिधि कितना हो जाएगा भाई, 2πr हो जाएगा ना, और वर्ग का परिमाप कितना हो जाएगा, 4a। भाई 4 को भुजा तो 4a होगा ना। 2 × 22/7 गुना r का वैल्यू कितना देख सकते हो, 28 है, तो 28 बैठा दिया इक्वल टू 4a। ऐसे कर सकते हैं, 7×4 = 28। क्या हो जाए देखो, 2 × 22 × 22 × 4, इधर 4 गुना में है, ताकि क्या हो जाएगा, बटा हो जाएगा इक्वल टू 4a। 4 4 कैंसिल, यानी a बराबर हो जाएगा क्या, 22 दूनी 44 मीटर। आई बात समझ में? तो बस ट्रिकी क्वेश्चन है, आराम से इसको बना सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, अगला सवाल देखो। हाँ, ये आपका 7.2 का क्वेश्चन है, मजा आएगा। देखो क्या बोल रहा है, यदि R 5,6 क्वेश्चन दिख रहा होगा। अच्छा, क्वेश्चन सब में दिख रहा है ना कि थोड़ा, क्या बोल रहा है, यदि R 5,6 बिंदुओं इतना और इतना को मिलाने वाले रेखाखंड AB का मध्य बिंदु है, तो Y का मान ज्ञात कीजिए। यानी सवाल बस इतना सा बोल रहा है, क्या सवाल आपका बस इतना सा बोल रहा है कि आपका जो R बिंदु है ना, R क्या है, 5,6,
ये किसका मध्य बिंदु है भाई? ए बी का मध्य बिंदु बराबर ए बी का सकते हैं। हमको ए बी का मध्य बिंदु का फॉर्मूला भी पता है, तो आर 5,6 ही अभी रख रहे हैं। ए बी का मध्य बिंदु का फॉर्मूला होता है x1 प्लस x2 बाई 2 कॉमा y1 प्लस y2 ये हमारा फॉर्मूला हो जाता है। ठीक है, अब बस देख देख के वैल्यू बैठाओ। यहाँ 5,6 हो गया। इधर देखो ए बी का बोल रहा है ना, यानी ए वाला हो जाएगा x1 y1, बी वाला हो जाएगा x2 y2। तो x1 प्लस x2 यानी 6 प्लस 4 बटा 2 हो जाएगा। ठीक है, आप ऐसे भी फॉर्मूला लिखते हो आराम से, ऐसे लिख सकते y1 प्लस y2। अब y1 प्लस y2 क्या है? y1 है 5, y2 है y, 5 प्लस y बाई 2। देखो हमको मतलब किससे, हमको y का मान निकालना है। ठीक है, मध्य बिंदु हो तो y का मान निकाल, तो y का मान किसमें, इसमें मिल रहा है। देखो ये वाला x है, इसमें ये वाला x है, इसमें ये वाला y है, ये इसमें वाला y है। यानी चलो हम x को x से बराबर कर देंगे। x से x से बराबर मतलब ये बराबर होगा और ये क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा। तो लिख सकते हैं क्या, 5 प्लस y बाई 2, ये वाला किसके बराबर हो जाएगा, 6 के बराबर हो जाएगा। 5 प्लस वाई इज इक्वल टू 6 दूनी 12 हो जाएगा। y इज इक्वल टू 12 माइनस 5 हो जाएगा। 5 में 12, 12 में 5 किया तो 7 हो जाएगा। y का वैल्यू क्या आ जाएगा, 7 आ जाएगा। समझ गए? कितना आसान। तो बस थोड़ा सा ट्रिकी क्वेश्चन है, समझना पड़ेगा, और इसके लिए भाई समझना पड़ेगा। सारा चीज मैं पढ़ा चुका हूं एप्लीकेशन में, चिंता करने की बात नहीं है, बस रिवीजन करते रहो अच्छे समझ समझ के। अगला प्रश्न क्या है, देखिए, यदि प्रकाश की ऊंचाई 60 डिग्री है, भाई ये क्वेश्चन में हमको फॉल्ट लग रहा है, 60 डिग्री है नहीं यहाँ भाई, शायद हमको ऐसा लग रहा है ना कि क्वेश्चन कुछ ऐसा होना चाहिए। मुझे नहीं पता क्वेश्चन कितना सही है, कितना मतलब क्वेश्चन तो सही है ही नहीं बिल्कुल, थोड़ा सा मिसप्रिंट हुआ या टाइपिंग में कुछ गलती जरूर हुआ है क्वेश्चन में। क्योंकि देखो यहाँ पर क्या बोल रहा है ना, प्रकाश की ऊंचाई 60 डिग्री, भाई प्रकाश की ऊंचाई थोड़ी, प्रकाश का उन्नयन कौन हो सकता था? ठीक है, और प्रकाश यहाँ पर कोई लड़का भी नहीं कहा गया है, समझ रहे हो। तो क्या बोल रहा है ना कि प्रकाश की ऊंचाई 60 डिग्री है। चलो हम क्या मानते हैं, स्तंभ की छाया की लंबाई क्या मानते हैं, 20 मीटर। मान लो कोई एक स्तंभ है, तो छाया की लंबाई कितना मानते हैं, 20 मीटर। और मान लेते हैं क्या, ये जो प्रकाश के द्वारा कोण जो बन रहा है ना, वो मान लेते हैं 60 डिग्री बन रहा है। ठीक है, तो स्तंभ की ऊंचाई क्या याद कीजिए, तो हमें स्तंभ की ऊंचाई यानी ए बी का मान निकालना है। ठीक है, क्या निकालना है, स्तंभ की ऊंचाई यानी ए बी का मान। ठीक है, तो बस मान लेंगे, माना ए बी का स्तंभ है, माना क्या है, ए बी एक स्तंभ है। ठीक है, लगा दो समकोण त्रिभुज एबीसी में। tan 60 डिग्री, p बाई बी यानी ए बी बाई बी सी। tan 60 यानी √3 हो जाएगा। ए बी निकालना है आपको, बी सी का वैल्यू मान लो 20 दे दिया है, तो ए बी पर क्या हो जाएगा, मुझे लग रहा है यही होना चाहिए था। बाकी क्योंकि क्वेश्चन थोड़ा सा फॉल्ट है, आपका कोण 60 डिग्री होगा और ये स्तंभ की छाया की लंबाई ऐसा कुछ होगा। ठीक है, अगला सवाल देखिए 38 नंबर। यहाँ पर सवाल ऐसा रहता ना कि स्तंभ की छाया की लंबाई 20 मीटर हो और प्रकाश द्वारा बनाया गया कोण 60 डिग्री है, तो स्तंभ की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। सवाल ऐसा होना चाहिए था, थोड़ा फॉल्ट किया है। यदि किसी घन के विकर्ण की लंबाई 6√3, आपको पता है घन का विकर्ण क्या होता है, a√3 होता है, या √3 है बराबर कितना है, 6, है ना। ठीक है, यहां से आप a निकाल लो भाई, a कितना हो जाएगा बताओ, 6√3 बट्टा में √3, √3 कैंसिल इज इक्वल टू 6, इसमें भाई सेंटीमीटर, 6 सेंटीमीटर। आपको निकालना है घन का पूर्ण संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल, तो लिखते हैं घन का संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल, घन का संपूर्ण पृष्ठीय क्या होता है, घन का पृष्ठफल 6a² लगा दो, 6 इंटू a का वैल्यू कितना हो जाएगा, a यानी 6 का स्क्वायर हो जाएगा, 6 गुना 6 चौक क्या हो जाएगा, 36, 36 चौक हो जाएगा 216 सेंट। क्लियर है, चलो वेरी गुड। नेक्स्ट, सिद्ध करें √2 एक अपरिमेय संख्या है और यहां से आपका खंड ग शुरू हो रहा है, यानी भाई ये वाला जो आपका आ रहा है ना, ये आपका आ रहा है 3 नंबर के क्वेश्चन। ठीक है, तो ध्यान से देखो, जब भी इस प्रकार का प्रूफ करने बोलेगा, चाहे आपको बोले √2 एक परिमेय संख्या है, √3 एक अपरिमेय, √2 एक अपरिमेय संख्या है, √3 एक अपरिमेय संख्या है, या फिर √5 एक अपरिमेय संख्या है, ऐसे केसेस में आप क्या करोगे ना, ऐसे केसेस में आप उसको उसका उलट मान लेना, यानी मान लेना कि परिमेय संख्या है। ठीक है, तो बोला √2 एक अपरिमेय, तो मैंने मान लिया कि √2 एक परिमेय संख्या है। अब मान लो परिमेय होगा तो भाई वो p/q के रूप में होगा, हम लोग 9th क्लास में पढ़ते हुए आ रहे हैं कि अगर कोई संख्या परिमेय है तो वो p/q के रूप में होगा, इसलिए p/q होगा, ये √2 बराबर p/q, जहां p और q है सहभाज्य संख्या है,
तथा क्यू नॉट इक्वल टू 0। सहभाज्य संख्या वो होता है ना जिसका सार्वत्रिक गुणनखंड क्या होता है, सिर्फ एक होता है, एक के अलावा उसका कोई भी कॉमन गुणनखंड नहीं होता है। जैसे आप मान लो 2 और 3 क्या है, सहभाज्य संख्या है, ठीक है। 2 और 3 इसका गुणनखंड आप निकालोगे तो एक ही आएगा, 2 को लिख सकते हो 2 गुना 1 और 3 को लिख सकते हो 3 गुना 1, तो कॉमन एक ही आ रहा है ना। इसके अलावा कोई भी गुणनखंड कॉमन नहीं होगा, इसको बोलते हैं सहभाज्य संख्याएं, ठीक है। दोनों तरफ हम क्या कर दे रहे हैं, वर्क कर दे रहे हैं, बहुत आसान है, बस थोड़ा सा प्रोसेस आपको याद रखना होगा। दोनों तरफ वर्क कर देंगे तो √2 का स्क्वायर और इधर हो जाएगा पी स्क्वायर क्यू स्क्वायर, वही लिखे √2 का स्क्वायर 2 हो जाएगा, पी का स्क्वायर पी स्क्वायर, क्यू का स्क्वायर क्यू स्क्वायर। यानी हम कह सकते हैं ना कि पी स्क्वायर बाई क्यू स्क्वायर है, तो 2 को इधर ले आ रहे हैं, क्यू को उधर ले जा रहे हैं, तो क्यू स्क्वायर उधर आ गया, 2 आ गया बटा में। अब हम क्या कह सकते हैं कि पी स्क्वायर बटा 2 है, अर्थात पी स्क्वायर 2 से विभाजित है, यानी पी स्क्वायर 2 से भाग जा रहा है, यही ना। अब भाई जब पी स्क्वायर 2 से भाग जाएगा तो पी भी 2 से भाग जाएगा ना। ऐसा समझ लो कि अगर 4 का स्क्वायर 2 से भाग जा रहा है तो क्या 4 2 से भाग नहीं जाएगा? अरे भाई बिल्कुल जाएगा, क्योंकि उसका स्क्वायर जा रहा है, तो वही लिखे कि पी स्क्वायर 2 से विभाजित है, इसलिए पी भी 2 से विभाजित होगा। अब पी से 2 से विभाजित होगा मतलब क्या, मतलब समझ लो पी अगर 2 से विभाजित होगा यानी पी का जो वैल्यू होगा, पी जब 2 से भाग जा रहा है, यानी हम कह सकते हैं क्या कि पी 2 का ही कोई गुणनखंड होगा। हो सकता है 2 4 6 8 10 कुछ भी हो, 2 का गुणनखंड हो सकता है, तो इसलिए मैंने पी बराबर क्या मान लिया 2m। m जहां कुछ भी संख्या 1 2 3 4 5 कुछ भी हो सकता है, ठीक है। तो p बराबर 2 का कोई गुणनखंड हो गया यानी 2m। अब p का वैल्यू हम यहां बैठा देंगे। अब q स्क्वायर बराबर p की जगह पे मैं 2m रख दे रहा हूं, तो 2m का स्क्वायर बटा 2, स्क्वायर 4m स्क्वायर हो जाएगा बटा 2, काट दोगे तो 2 दूनी कट जाएगा, तो 2m का स्क्वायर आ जाएगा। यहां से हम m स्क्वायर इक्वल टू लिखेंगे और इधर 2 को भेज देंगे q स्क्वायर बाई 2। क्लियर है, देख सकते हो q स्क्वायर बाई 2 हो गया, ठीक है। अब क्या होगा, या फिर से वही वाला बात कि q स्क्वायर 2 से विभाजित है भाई, q स्क्वायर जब 2 से विभाजित है तो q भी 2 से विभाजित होगा, तो हम कह सकते हैं कि p और q का एक उभयनिष्ठ गुणनखंड 2 होगा। हमने p और q को क्या माना था, सहभाज्य संख्या माना था ना। तो सहभाज्य संख्या मतलब इसका एक के अतिरिक्त कोई अलग और गुणनखंड नहीं होना चाहिए था, कॉमन गुणनखंड सार्वत्रिक गुणनखंड इसको बोलते हैं। लेकिन यहां पे देखने को मिल रहा है भाई इसका और एक उभयनिष्ठ गुणनखंड 2 भी हो जा रहा है, तो यानी हमने गलत मान लिया था, यानी हमारी धारणा गलत है, यानी हमारा सारा धारणा गलत है, यानी एक अपरिमेय संख्या नहीं है, ये एक परिमेय संख्या नहीं है, अर्थात √2 एक अपरिमेय संख्या। क्लियर है, समझ गए जी? चलो वेरी गुड। अगला सवाल देखो 40 नंबर। देखो ये भी आसान चैप्टर है, 8 चैप्टर का दिया हुआ है। 2 cosec स्क्वायर 30, डायरेक्ट मैं सॉल्यूशन कर रहा हूं, ठीक है। 2 cosec स्क्वायर 30, तो 2 cosec थीटा का वैल्यू यानी cosec 30 का वैल्यू कितना होता है 2, क्योंकि sin थीटा का उल्टा cosec होता है ना। sin 30 का होता है 1/2, तो इसका 2 हो जाएगा, प्लस x का है तो x लिख देते हैं, sin स्क्वायर 60, तो sin 60 का वैल्यू होता है √3/2, √3/2 और स्क्वायर है तो स्क्वायर इक्वल टू 10। आपको x का वैल्यू निकालना है, तो 2 हो जाएगा, यहाँ 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा, प्लस x हो जाएगा √3 का स्क्वायर 3 और 2 का स्क्वायर 4। क्लियर है, इक्वल टू यहाँ से आप क्या लिख सकते हो, 4 दूनी 8 हो जाएगा, प्लस 3x/4 हो जाएगा इक्वल टू, यानी 3x/4 इक्वल टू 10 - 8 हो जाएगा, होगा ना। यानी 3x/4 इक्वल टू 8 में 2 10 में 8 गया तो 2 हो जाएगा, होगा कि नहीं होगा भाई, यही कुछ कैलकुलेशन में गलती नहीं है ना। √3 का स्क्वायर 3, 2 का स्क्वायर 4, 4 दूनी 8, 8 उधर गया तो चलो सही है। 3x इक्वल टू हो जाएगा 8, 4 दूनी 8 हो जाएगा, तो x बराबर क्या हो जाएगा 3 गुना में है तो इधर के बट्टा में हो जाएगा 8/3 का परम सत्य उत्तर। क्लियर है, क्या एपी का एक पद -150 है, क्यों है, हल कीजिए। ठीक है, तो बस ये डायरेक्ट एनसीईआरटी का सवाल पूछा है, एपी बोला है ना, तो मान लेते हैं पहला पद क्या है, देखो मान लेते हैं क्या दिया यही हुआ है, ए बराबर क्या 11, टी बराबर लिख सकते हैं a2 - a1 यानी 8 - 11 इक्वल टू -3। ठीक है, क्या एक पद -150 है तो मैं इसको an मान लेता हूं, क्या माना an बराबर क्या मान लिया -150। अब देखना है कि n का कोई वैल्यू निकल रहा है कि नहीं, कितनवा पद है और क्यों है या क्यों नहीं है। तो an का फॉर्मूला लिखो a + n - 1 टू d इज इक्वल टू -150 हो जाएगा, यानी a का वैल्यू है 11 प्लस n - 1, n तो निकालना है, और d का वैल्यू हो गया -3 इक्वल टू माइनस, यानी हम यहां से कर सकते हैं n - 1 टू -3 गुना में है इज इक्वल टू -150, और 11 इधर प्लस में उधर जाके माइनस हो जाए। फिर मैं लिख सकता हूं n - 1 इज इक्वल टू इधर क्या हो जाएगा -1 प्लस, यानी 161 हो जाएगा माइनस में, और -3 इधर गुना में है ना, उधर क्या हो जाएगा बट्टा में हो जाएगा। चलो अगला लाइन में कर देते गुना, यानी n - 1 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा बोलो
n माइनस वन इक्वल हो जाएगा -161 बाई माइनस 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 खत्म, n माइनस वन इज इक्वल टू 161/3 हो गया। ठीक है, तो n इक्वल टू क्या हो जाएगा भाई, -1 उधर जाके जुड़ जाएगा 161/3 और प्लस का 1 होगा ना। तो एलसीएम ले लो, क्या हो जाएगा भाई, नीचे में एलसीएम लोगे तो नीचे में आ जाएगा 3 और इधर हो जाएगा 161 और 3 एकम 3 होगा ना, 3 एकम 3 कुछ नहीं, तो 3 एकम 3 यहाँ सब लिख सकते हो n बराबर 164/3। सॉरी आंसर बोल रहा हूँ, यानी कह सकते हैं ना कि देखो n का वैल्यू कभी बटा में आता है क्या, n का वैल्यू बोलोगे कि भाई 5.5वां पद है, पूरा पूरी होता है या तो 5 6 7 8 10 12 14 15 16 32 65 ये सब होता है, पूरा पूरी नहीं आ रहा है, अर्थात कहेंगे कि माइनस का एक पद -150 नहीं है, कहेंगे इस एपी का कोई भी पद -150 नहीं है, तो लिखेंगे इस एपी का कोई पद -150 नहीं है। ठीक है, क्यों, क्योंकि n का वैल्यू यहाँ पर किस में आ रहा है, बटा में आ रहा है ना। ठीक है, तो कह दो भाई नहीं है, क्यों नहीं है लिख दो कि क्योंकि n का मान प्रकृत संख्या नहीं है, यानी 0 नहीं है, एक सॉरी प्रकृत संख्या नहीं है मतलब 1 2 3 4 कुछ नहीं है, प्रकृत संख्या n का मान प्रकृत संख्या नहीं है। n का मान 1 2 3 4 5 6 7 10 12 15 30 35 60 65 70 80 100 होता तब तो बोलते हैं, लेकिन पूरा पूरा ही नहीं है। कभी बोलोगे आपके पूछा जाएगा आपके स्कूल में कितना संख्या बच्चों का, तो बोलोगे मेरे स्कूल में 34.5 बच्चों की संख्या की, या तो पूरा पूरी बोलोगे ना, तो भाई नंबर्स जब भी होंगे पूरा पूरी ही होंगे सबका। ठीक है, अगला सवाल देखो, एक थैले में 3 लाल 5 काली गेंद है, तो लिख लो भाई। लाल 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 हाँ, ये की लाल गेंदों से कितना है, 3 लाल है, काली कितना है 5, ये तो फिर ये तो लिख ही दो भाई, छोटा सा चीज है, दिल एक कुल गेंदों की संख्या कितना हो जाएगा, और है 5 हो गया। अब क्या बोला, इस थैले में से एक गेंद यादृच्छा निकाली जाती है, इसकी क्या प्रायिकता है कि गेंद लाल हो, तो यानी प्रायिकता निकालना है किसका, लाल होने का, लाल लाल हो, लाल हो तो क्या लिखेंगे, लाल गेंदों की संख्या, भाई जिस चीज का प्रायिकता बोलेगा उस चीज की संख्या, यानी लाल गेंदों की संख्या है ना, मिला के बोलते तो नहीं ला के लिखते हैं, लाल गेंदों की हाँ, क्या लिखेंगे, लाल गेंद कितना देख सकते हो भाई, लाल गेंद है 3 और कुल कितना है 8 समझ रहे हो। नेक्स्ट, यदि नीचे दिए हुए बंटन का माध्यक दे दिया है तो एक्स और वाई का मान ज्ञात कीजिए। भैया ये वाला क्वेश्चन मतलब पिछले साल 5 ने पूछा था, लेकिन इस बार अटपटा कर दिया झारखंड बोर्ड, कुछ पूछ रहा है 5 में, कुछ पूछ रहा है 3 में, मतलब पता नहीं मॉडल पेपर जो बनाया है ना, सच में इसी पैटर्न पर आना तो चाहिए, इसी पैटर्न पर आएगा, लेकिन इस बार बहुत अच्छी चीज घटा दिया है, आपका जो थीरोम वाला है 6 चैप्टर उसको दिया ही नहीं है, ये पता नहीं कौन बनाया है ये मॉडल पर, बोर्ड एग्जाम में वो क्वेश्चन बनाएगा ना फिर दिक्कत हो जाएगा। देखो माध्यक दे दिया है, ठीक है, और एक बोला इसका क्या एक्स वाई का मान ज्ञात है, तो पहले एक जो सारणी है उसको लिख लेते हैं हम, वर्ग अंतराल देखो दिया हुआ है, बहुत आसान सवाल है, ऐसा नहीं कि आप एक्स वाई देके घबरा जाना, भाई बहुत आसान है, वर्ग अंतराल है और ये क्या है, आवृत्ति यानी फ्रीक्वेंसी, आवृत्ति को बारंबारता बोलते हैं, ठीक है, यही बारंबारता है। देखो कहां से कहां तक है, 0 से 10, 10 से 20 से 30, सही है, 30 से 40, 40 से 50, 50 से 60, इतना ही है, ठीक है। आवृत्ति कितना है, 5x 20 15, यह 5, यह है x, यह है 20, यह है 15, फिर y 5 6 y, ये टोटल बोल रहा है ना, टोटल जो है 60 है, ये कह सकते हैं n बराबर कितना है 60, क्योंकि हमको माध्यक निकालना है तो हमको संचय बारंबारता निकालना ही पड़ेगा, संचयी बारंबारता,
माध्यक में तो इसका बिना काम नहीं चलेगा, तो क्या बोलते हैं CF यानी कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी। तो इसका तो 5 ही हो जाएगा, इसमें अगला पद जोड़ दोगे। संजय बारंबारता कैसे निकालते हैं तो अगला वाला पद जोड़ते आता है, जैसे 5 में क्या जोड़ देंगे 5 + x, फिर इसमें जोड़ेंगे 5 और 20 25 + x, जोड़ देंगे 25 में 15 यानी 40 + x, जोड़ देंगे 40 में प्लस x में y जोड़ देंगे तो 40 + x, फिर इसमें जोड़ देंगे 40 और 5 45 x प्लस, ठीक है, ये आपका हो गया। अब आपको माध्यक 28.5 दिया। अच्छा एक चीज आप समझ रहे हो कि इसका जो जोड़ के पूरा वैल्यू आता है वो इसके बराबर होता है कि नहीं होता है? बिल्कुल होता है, लिखेंगे वही, क्योंकि n बराबर कितना 60, टोटल नंबर्स कितना है 60, आपको पता है ये जोड़ के भी उतना ही आता है, यानी लिख सकते हैं 45 + x + y = 6, को थोड़ा सॉल्व कर लेंगे तो x + y आ जाएगा 60 - 45, x + y आ जाएगा 50। क्लियर है? अब क्या करते हैं ना, अब हम लोग इसका माध्यक निकालते हैं। क्या निकालता है भाई? माध्यक। ठीक है, ध्यान से देखो, बॉक्स आप लोग सही से और अच्छे से कर लेना, गाड़ी वाड़ी देके थोड़ा गोल घेरा करा लेना, ठीक है। माध्यक दिया हुआ है ना, उससे पहले ना माध्यक के लिए जो जो चाहिए वो लिख लेते हैं, ठीक है। क्या चाहिए? L + n/2 - CF/F होता है ना, तो L मतलब क्या? अच्छा माध्यक वर्ग क्या होगा ना, तो माध्यक कितना दिया देखो तो, माध्यक दे दिया 28.5, देखो ना क्वेश्चन में लिखा हुआ है माध्यक कितना 28.5, यानी माध्यक वर्ग क्या हो जाएगा 28.5, किसके किसके बीच में होगा भाई? 20 और 30 के बीच में, इसके बीच में होगा, मतलब ये वाला हमारा क्या हो जाएगा? माध्यक वर्ग हो जाएगा। तो हम लिखेंगे यहाँ पर क्या है ये? माध्यक वर्ग, माध्यक वर्ग, क्योंकि माध्यक इसी के बीच में होगा ना, 20 और 30 के बीच में ही तो 28.5 आएगा। तो अब माध्यक वर्ग की निम्न सीमा, फॉर्मूला लिखते हैं भाई, L इक्वल क्या होगा? माध्यक वर्ग की निम्न सीमा 20 से 30 है, तो माध्यक वर्ग की निम्न सीमा 20 हो जाएगी, ठीक है। n/2 माइनस f बराबर कितना हो जाएगा? f बराबर माध्यक वर्ग का बारंबारता, माध्यक वर्ग का बारंबारता कितना है 20, तो लिख दे रहे हैं भाई 20। CF मतलब माध्यक वर्ग से पहले की संचय बारंबारता, तो इससे पहले जस्ट क्या है 5 + x, ठीक है। f मतलब होता है जो माध्यक वर्ग हुआ ना उसका बारंबारता। CF मतलब क्या होता है? CF मतलब होता है कि माध्यक वर्ग से जस्ट पहले वाला जो है उसका संचय बारंबारता, तो यहां हो जाएगा 5 + x, और का L + n/2 - CF/F, सब कुछ सही है। अब हम लोग माध्यक का, माध्यक हमारा दिया हुआ है, ठीक, ध्यान दो, माध्यक बराबर कितना दे दिया बोलो? 28.5। किसी को कोई दिक्कत? आई थिंक नहीं होना चाहिए, यहां तक किसी को कोई दिक्कत भाई? नहीं। मजा आ रहा है तो भाई लाइक किस लिए रोके हुए हो? लाइक ठोको, इतना मेहनत आप लोगों के लिए कर रहे हैं, थोड़ा सा तो भाई मेरा भी ध्यान रखो। क्या नहीं रखोगे? चलो देखो, तो इसका फॉर्मूला हो जाएगा क्या? अच्छा और एक होता है ना एच भी लिखना होता है ना, तो एच बराबर लिख लो, उसके बाद माध्यक लिख लेना, एच बराबर लिख लो पहले। एच बराबर होता है वर्ग अंतराल की चौड़ाई, 10 से 20, 20 से 30, सब में 10 का चौड़ाई है, तो 10 लिख देंगे, और माध्यक दे दिया है, माध्यक बराबर 28 माध्यक का फॉर्मूला लगाएंगे, क्या होता है? L + n/2 - CF बट्टा में F जाएगा इक्वल टू 28। बस देख लो यही फॉर्मूला लगता है ना, L + n/2 - CF/F × H। क्लियर है? सबका वैल्यू बैठाओ देख कर, चलो यहाँ वैल्यू बैठाते हैं, देखो L कितना है जी? L है 20, तो मैं यहाँ 20 लिख दे रहा हूँ, प्लस L + n/2 - CF, n/2 n कितना है 60 है ना, तो n/2 कितना हो जाएगा 60/2, और प्लस सॉरी माइनस सी एफ क्या है? संचय बारंबारता, अच्छा संचय बारंबारता 5 + x है, 5 + x। बोलेंगे सर यहाँ ब्रैकेट क्यों दिया आप? क्योंकि देखो 5 + x है, प्लस में कुछ है ना, तो भाई दोनों के लिए माइनस है वो, इसलिए हम वहां ब्रैकेट दे दिए, ठीक है। 5 + x और बाई क्या हो जाएगा f, ठीक है, बढ़ा दे दो भाई, f का वैल्यू कितना है 20, और इंटू h का मान कितना देख सकते हो? h का मान आपका 10 है, इक्वल टू कितना हो गया 28 यहाँ से आप लिख सकते हो 20 हो गया, ठीक है। 20 को उधर जगह माइनस ही कर दो, अच्छा रहेगा, उधर भेज दो, ये 2 30 बार में कट जाएगा भाई, यानी ये आपका हो जाएगा 30 -5 और माइनस प्लस से माइनस x हो जाएगा, फिर बट्टा में क्या हो जाएगा 20, ये 1 0 0 कट जाएगा, बट्टा में रहेगा 2 इक्वल टू भाई 20 है, उधर जाएगा क्या हो जाएगा 28.5 तो पहले से है -20, ठीक है। यहाँ से आपका हो जाएगा 30 में 5 गया तो हो गया 25 - x बराबर होगा
बट्टा में 2 है, ये 20 चल जाएगा तो क्या बचेगा, 8.5 बचेगा, बट्टा में 2 उधर जाके गुना कर दो, 25 माइनस 6 इक्वल टू 8.5 गुना 2, 25 6 क्या हो जाएगा, 17 हो जाएगा गुना करोगे तो x को उधर भेजो, 17 को इधर ले आओ, 25 माइनस 17 बराबर x, x बराबर आप निकालोगे क्या, 8, x का वैल्यू 8 आ गया। अब x का वैल्यू समीकरण 1 में रख दो, y का वैल्यू निकल जाएगा। ठीक है, x का मान समीकरण 1 में रखने पर समीकरण 1 क्या है, देखो x प्लस वाई इक्वल टू 15, x प्लस वाई इक्वल टू, x का वैल्यू क्या है 8 प्लस वाई इक्वल टू 15, नहीं y इज इक्वल टू हो जाएगा 15 माइनस 8, y इज इक्वल टू हो जाएगा x का वैल्यू 8 और y का वैल्यू 7। आई बात दिमाग में, घुसा खोपड़ी में। चलो अगला सवाल, भाई ये देना चाहिए था 5 नंबर में, बट क्या करोगे, क्या करूं ओले जब किस्मत है इसमें, मतलब ऐसा ही क्वेश्चन देते क्या करोगे। अब जैकपॉट को जो थप्पड़ भी नहीं मार सकते हो कि थप्पड़ 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 मारूंगी, नहीं कर सकते हो भाई, आप खुद पिटा जाओगे। चलो अगला सवाल देखो, नहीं बोलना चाहिए। भूमि के एक बिंदु से जो मीनार के पाद बिंदु से 30 मीटर की दूरी पर है, मीनार के शिखर का उन्नयन 29 डिग्री है, मीनार की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। देखो क्या बोला, आसान सवाल है। भूमि के एक बिंदु से, मान लेते भूमि का एक बिंदु ये वाला हो गया, जो मीनार के पाद बिंदु से 30 मीटर की दूरी पर है। मान लो यहाँ पे क्या है, मीनार है, ठीक है, यहाँ पे एक मीनार है और मीनार के पाद बिंदु से कितना दूरी है, 30 मीटर का दूरी है। ठीक है, मीनार के शिखर का उन्नयन कोण कितना है, 30 डिग्री। ये जो मीनार है उसका शिखर का उन्नयन कोण कितना हो गया भाई, 30 डिग्री हो। अब बस मीनार की ऊंचाई यानी ए निकाल दो, ए बी निकाल दो। तो मान लेते हैं ए भी एक मीनार है, माना ए भी क्या है, एक मीनार है। अब लगा देंगे समकोण त्रिभुज ए बी सी, भाई सीधा खड़ा है तो 90 ही बनेगा। हमको निकालना है क्या, ए बी, तो लगा दो tan थीटा, tan 30 डिग्री, पी बाई बी बोले तो ए बी बाई tan 30 का वैल्यू होता है कितना, 1/√3 है ना, 1/√3 इक्वल टू ए बी निकालना है, और बी सी का वैल्यू कितना है भाई, यहाँ से आप निकाल सकते हो ए बी 3/√3 हो जाएगा, 3/√, इक्वल टू ए बी, इधर बटा में है, लिख सकते हैं ए बी बराबर 3/√3। इसका परिमीकरण कर दो तो √3 से ऊपर नीचे गुना, तो आपका क्या हो जाएगा, 3√3 हो जाएगा, बटा √3 √3 3 हो जाएगा, 3 कट जाएगा, क्या बचेगा, ए बी इक्वल टू ए बी √3 मीटर, यानी मीनार की ऊंचाई, इसीलिए मीनार की ऊंचाई कितना हो जाएगा, √3 मीटर। ए बी ही तो मीनार है ना, मीनार की बराबर, क्लियर है। नेक्स्ट, भुजा 7 सेंटीमीटर वाले घनाकार, ये सारा क्वेश्चन देख रहे हो ना भाई, ये 5-5 नंबर का क्वेश्चन है। ठीक है, आई थिंक 5-5 नंबर का, नहीं नहीं नहीं, 5-5 नंबर का यहाँ से शुरू, यहाँ से शुरू है, ये 3-3 नंबर का। भुजा 7 सेंटीमीटर वाले घनाकार ब्लॉक के ऊपर एक अर्धगोला रखा हुआ है, अर्धगोले का अधिकतम व्यास क्या हो सकता है। ठीक है, एक घनाकार ब्लॉक है ऐसा, घनाकार ब्लॉक, इसके ऊपर में क्या रख दिए भाई, एक अर्धगोला रख दिए हैं, क्या रख दिए हैं, अर्धगोला ढक दिया, एक अर्ध, क्लियर है। अब क्या बोल रहा है कि 7 सेंटीमीटर भुजा वाले घनाकार ब्लॉक, मतलब घन की भुजा जो है ना 7 सेंटीमीटर, देख लेता हूं जो दिया है, घन की भुजा, ठीक है, घन की भुजा कितना देखो, घन की भुजा को मैं ए मान लेता हूँ, इज इक्वल 7 सेंटीमीटर। अच्छा फिर ना पूछा है, देखो क्या बोला है कि जो घनाकार ऊपर में जो अर्धगोला रखा हुआ है, अर्धगोले का अधिकतम व्यास कितना हो सकता है। तो भैया जितना बड़ा घन है उतना ही बड़ा आपका अर्धगोला होगा, यानी जितना बड़ा घन की भुजा होगा वही उस घन का व्यास हो सकता है, तो वही घन का अधिकतम व्यास क्या हो सकता है, तो लिखेंगे, सॉरी अर्धगोले का अधिकतम व्यास भी साथ होगा। तो अर्धगोले का अधिकतम व्यास, अर्धगोले का अधिकतम व्यास क्या हो सकता है बताओ, अधिकतम व्यास यानी डी बराबर क्या हो जाएगा,
7 सेंटीमीटर ही। एक का आंसर मिल गया। दूसरा क्या बोला, इस प्रकार बने ठोस का पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो सुन लो ध्यान से भाई, क्षेत्रफल में जो दिखता है वही बिकता है, समझ रहे हो। क्षेत्रफल में क्या होता है, जो दिखता है वही बिकता है, मतलब जो दिख रहा है उसी का क्षेत्रफल हम निकालेंगे। क्या क्या दिख रहा है, एगो घन दिख रहा है, एगो अर्धगोला दिख रहा है। और सुनो, एक बीच में ढका हुआ भाग भी है जो ढक गया है, उसको घटाना पड़ेगा क्योंकि घन में वो जुड़ा गया है, समझ रहे हो। तो लिखेंगे कि इस प्रकार बने ठोस का पृष्ठफल, ठोस का पृष्ठीय क्षेत्रफल। अच्छा, उससे पहले हमको अर्धगोले का त्रिज्या भी तो चाहिए ना, तो लिखेंगे अर्धगोले का व्यास हो गया, तो आर बराबर क्या हो जाएगा, d/2, 10/2। ठीक है, लिखेंगे ठोस का पृष्ठीय क्षेत्रफल। क्या हो जाएगा, सबसे पहले लिखेंगे घन का पृष्ठ क्षेत्रफल, घन का कुल पृष्ठ क्षेत्रफल प्लस किसका, अर्धगोले का पृष्ठ क्षेत्रफल, अर्धगोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल, और माइनस क्या कर देंगे, माइनस जो ये देखो यहां जो ढक दिया, आप ऐसा सोचो ना, ये घनाकार ब्लॉक है, ब्लॉक के ऊपर अर्धगोला ढक दोगे तो एक गोल जैसा एरिया ढक नहीं जाएगा, वो दिखेगा क्या, नहीं दिखेगा, लेकिन वो जुड़ा गया है। किसमें जुड़ा गया है, जब घन का संपूर्ण लिखा निकाले तो छेव भुजा का जुड़ा गया है, जो गोल जैसा ढका हुआ वो भी जुड़ गया है, तो उसको हटाना पड़ेगा ना, क्योंकि वो नहीं दिख रहा है, वो क्षेत्रफल उसको हटाना पड़ेगा। तो लिखेंगे ढके हुए भाग का क्षेत्रफल, ढके हुए भाग का क्षेत्रफल। तो भाई घन का कुल क्षेत्रफल हो जाएगा 6a², नो डाउट, प्लस अर्धगोले का हो जाएगा 2πr², नो डाउट, और जो ढका है कौन आकार का होगा भाई, गोलाकार होगा, वृत्ताकार, तो माइनस क्या हो जाएगा, πr²। तो यहाँ आपका हो जाएगा 6a², 2πr² में एक πr² चल जाएगा, तो एक πr² तो बचेगा, πr² बच जाएगा। बस वैल्यू लिख दो आप, 6 इंटू ए का स्क्वायर, ए कितना है देखो, ए है 7, तो 7 का स्क्वायर, प्लस पाई का वैल्यू 22/7 बोला है लेने के लिए, और आर कितना है 7/2, तो 7/2 का कर दो। ठीक है, यहां से आप कर सकते हैं 6 49 हो जाएगा, प्लस 22/7 गुना इसका स्क्वायर नहीं 7/2 हो जाएगा, और गुना 7/2 हो जाएगा, 7 7 कैंसिल, और ये 2 11 22 कट जाएगा। ठीक है, चलो जो बचा है मैं इधर इसको कर, क्या बचा है, 49 को 6 से गुना करो, तो 6 नाम 54 का 4, हाथ में रहा 5, 6 और 5 294, अब प्लस ये क्या हो जाएगा, 11 को आप 7 से गुना करो, 11 7 77, अब बटा 2 हो जाएगा। आप 294 कर लो, प्लस इसको भाग दोगे ना, तो 2 3 6, एक बचा 2 8 16, 2 5 10, 38.5, दोनों को जोड़ोगे ना तो आएगा 8 4 12 का 2, हाथ में रहा 1, 9 10 11 12, 1 13 का 3, हाथ में रहा 1 2 1 3, 332.5। ठीक है, ये आपका क्षेत्र, क्लियर है, समझ गए। चलो वेरी गुड, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं इसका क्या है। ठीक है, अगला सवाल 46 नंबर, यदि बिंदु देखो 4 को दिया हुआ है, ठीक है, इसी क्रम में लेने पर एक समांतर चतुर्भुज के शीर्ष हो तो x और y ज्ञात कीजिए। क्या बोल रहा है, ये जो 4 बिंदु दिया हुआ है इसी क्रम में ले रहे हैं, तो समांतर चतुर्भुज का शीर्ष है, तो हमें x और y का मान ज्ञात करना है। ठीक है, तो देखो आपको पता है कोई भी समांतर चतुर्भुज जो होता है ना, उसका जो विकर्ण उसका विकर्ण एक दूसरे को समद्विभाजित करता है। ये मान लो एक समांतर चतुर्भुज है, ठीक है भाई, क्या एक समांतर चतुर्भुज, तो इसका जो विकर्ण होता है ना एक दूसरे को समद्विभाजित करता है, ऐसा देखो, का जो विकर्ण होता है ये वाला और ये वाला एक दूसरे क्या कर रहा है, समद्विभाजित कर रहा है। ठीक है, तो इसको मैं मान लेता हूं ए बी, सबका निर्देशांक लिख देता हूं यहाँ पर, ए का लिख देता हूं 1,2, बी का लिख देता हूं क्या 4,y, लगातार है तो लगातार ही लिखेंगे, सी का लिखते हैं x,6, और डी का लिखेंगे। ठीक है, तो ये देखो, ये जो समांतर चतुर्भुज का जो आपका विकर्ण होता है ना एक दूसरे को लंब समद्विभाजित करते हैं, मतलब भाई बीच वाला बिंदु पर करता है, ये वाला जो बिंदु है ना ये मध्य बिंदु होगा, ये जो बिंदु होगा एसी का भी मध्य बिंदु होगा, और ये जो बिंदु होगा बीडी का भी मध्य बिंदु होगा। तो मैं ये लिख सकता हूं क्या कि एसी का मध्य बिंदु बराबर बीडी का मध्य बिंदु, भाई चूंकि ये दोनों का मध्य बिंदु है तो मैं लिख सकता हूं ये जो बिंदु है ये एसी का भी मध्य बिंदु है और बीडी का भी मध्य बिंदु है। तो चलो लिखते हैं
या तो अगर अभी बार लिखना चाहो तो लिख लेना सबका वैल्यू। ए का वैल्यू 1,2, बी का वैल्यू है 4,y, का वैल्यू है x, और डी का वैल्यू है कितना। ठीक है, इसी क्रम में लेना, ऐसा नहीं कि ए बी लिए यहां सी डी लिए, फिर गलत हो जाएगा, एक ही क्रम में लेना है भैया। चलो लिखेंगे ए बी का मध्य, ए सी का मध्य बिंदु, इसी का मध्य बिंदु बराबर क्या हो जाएगा, बी डी का मध्य बिंदु, किसका, डी का। ठीक है, तो एसी का मध्य बिंदु ए और सी को लेंगे, क्या होता है फॉर्मूला, x1 प्लस x2/2, y1 प्लस y2/2। ए और सी को ले रहे हैं, तो ए के लिए x1 क्या है 1, और ए x1 y1, सी में x2, अभी इसको और इसको देखो। ठीक है, तो x1 प्लस x2 यानी x/2, कॉमा y1 यानी 2 प्लस y2 कितना है 6। ठीक है, अब किसको देखो, अब इसको और को देखो, चूंकि बी डी है तो बी और डी को देखेंगे, क्या होता है x1 प्लस x2 यानी 4 प्लस 3/2, कॉमा y प्लस, ये आप लोग का एनसीईआरटी क्वेश्चन है। ठीक, क्लियर हो गया जी। और क्या, एक दूसरे को बराबर कर दो, नहीं तो एक बार लिख लो आप, क्या लिखेंगे कि 1 प्लस x/2, ये हो जाएगा 2 6 8/2, चलो 4 प्लस 3 कितना हो जाएगा 7, 7/2, ये कॉमा क्या हो जाएगा y प्लस 5। तो भाई x को बराबर करो, ये इसको इससे बराबर करो, इसको उससे बराबर करो, यानी लिख सकते हैं 1 प्लस x/2 7/2, और इसके लिए क्या लिखेंगे y प्लस 5/2, क्या हो जाएगा 8/2 के बराबर हो जाएगा, 8/2 के बराबर, 2 से 2 कैंसिल, 2 से 2 कैंसिल, x बराबर हो जाएगा 7 माइनस 1, बराबर हो जाएगा 6, यहाँ हो जाएगा y बराबर हो जाएगा 8 माइनस 5, y बराबर हो जाएगा 3, x का वैल्यू क्या हो जाएगा 6, और y का वैल्यू क्या हो जाएगा 3। आई थिंक कोई कैलकुलेशन में दिक्कत नहीं है, तो भाई यही आंसर सही। ठीक है, चलो क्लियर है ना, वेरी गुड। चलो आगे बढ़ते हैं भाई, अब अगला सवाल देखते हैं 47। अब आता है सुकून, जब आपको मिलने वाला है 5 नंबर। भैया समझ लो ध्यान से, नहीं पढ़ोगे तो बुरे फंसोगे, क्योंकि ये 5 नंबर के कैस किस पैटर्न का, और इसके अलावा मैं आपका एक क्या बोलता है उसको, ब्लू प्रिंट भी लाऊंगा। ठीक है, कि कौन चैप्टर से कितने क्वेश्चंस पूछे जाएंगे वो सारा आप लोग हम बताएंगे, चिंता ना करो। ठीक है, चलो ओ 1 ठोस है। ठीक है, क्या बोल रहा है, एक ठोस ऊंचाई 120 सेंटीमीटर और त्रिज्या 60 सेंटीमीटर वाला एक शंकु सम्मिलित है। ठीक है, जो 60 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक अर्धगोले पर आरोपित है, मतलब अर्धगोले पर क्या रखा हुआ भैया, शंकु, इस ठोस को पानी से भरे हुए लंब वृत्तीय बेलन में डाल देता है। ऐसा, ऐसा मिलो, एक बेलन है ना, क्या एक सबसे पहले एक बेलन बना लो। अब इस बेलन में क्या है, एक अर्धगोला है, मान लो बेलन में क्या है, बेलन में अर्धगोला है। अब इस अर्धगोला के ऊपर क्या रख दिया, एक शंकु रख दिया है। इतना अच्छा फिगर बना लिया रे विकास तू, वाह। चलो आप लोग बना लो ऐसे करके, ठीक है। ठीक है, तो अब इसमें क्या देखो, ठोस में ऊंचाई 120 सेंटीमीटर और त्रिज्या 60 सेंटीमीटर वाला एक शंकु सम्मिलित है, यानी एक ठोस में ऊंचाई 120 सेंटीमीटर और त्रिज्या 60 सेंटीमीटर वाला एक शंकु सम्मिलित है, यानी शंकु का हो गया, जो 60 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक अर्धगोले पर रखा हुआ है। ठीक है, तो सबसे पहले दिया है ना, उसको आप लिख लो, सबसे पहले आपका आसान हो जाएगा काम। ठीक है, फिर कैसे निकालना है वही बता दूंगा। सबसे पहले शंकु का ऊंचाई दिया है, शंकु ऊंचाई को क्या मान लेते हैं, एच मान लो, छोटा एच मान लो, क्या हो जाए 120 सेंटीमीटर। शंकु की त्रिज्या, शंकु की त्रिज्या कितना, आर बराबर, देखो दे दिया कितना 60 सेंटीमीटर। फिर क्या बोल रहा है कि जो 60 सेंटीमीटर त्रिज्या वाला एक अर्धगोला, यानी अर्धगोले का भी त्रिज्या कितना है 60 सेंटीमीटर, तो लिखेंगे अर्धगोले की त्रिज्या। हो गया,
60 सेंटीमीटर, 600 मत मान लेना भाई, 60 सेंटीमीटर है, ठीक है। फिर क्या बोल रहा है, इस ठोस को, ये जो ठोस है ना, एक लंब वृत्तीय बेलन में इस प्रकार से सीधा डाल दिया जाता है कि यह बेलन की तली को स्पर्श कर, देखो बेलन की तली को स्पर्श कर रहा है जस्ट। यदि बेलन की त्रिज्या कितना है 60 सेंटीमीटर, तो बेलन की भी त्रिज्या कितना है 60। भाई सबका त्रिज्या समान ही है, मतलब पूरा ठूस ठूस के डाल दिया है। तो बेलन की त्रिज्या क्या हो जाएगा, ये भी छोटा आर ही लेता भाई, जब आर ले रहे तो आर ही ले रहे हैं, कितना 60 सेंटीमीटर। और क्या बोला, बेलन की ऊंचाई 180, भाई 180 होना भी चाहिए ना, क्यों होना चाहिए, समझ में आ रहा है। बेलन की ऊंचाई तो बड़ा एच मान लो, बड़ा है 180। क्लियर। अब देखो, क्योंकि शंकु खुद ही 120 है, ये वाला क्या है भाई 120 है, 100, ये त्रिज्या कितना है, ये त्रिज्या है 60 सेंटीमीटर। लिखो ना लिखो कोई फर्क नहीं, मैं लिख देता हूं। और फिर नीचे जो अर्धगोला है उसका भी 60 है, तो 120 और 60 180 नहीं होगा, इन पूरा पूरी बेलन क्या हो जाएगा 180। आपको निकालना है ना इसमें जो पानी होगा, ये साइड साइड में जो पानी है ना, इस पानी का आयतन निकालना। ये पानी का आयतन आपको निकालना है। क्लियर है। ये पानी का आयतन आप कैसे निकालोगे, तो अगर हम पूरा बेलन में से इस ठोस को माइनस कर दे तो क्या पानी का आयतन नहीं बचेगा, बिल्कुल बचेगा। भाई पूरा बेलन में से ठोस को हटा दो तो क्या बचेगा, जितना पानी है नहीं बचेगा। ठीक है, यानी बेलन में से हम क्या घटाएंगे, अर्धगोला को घटाएंगे और शंकु को घटाएंगे, सिंपल सी बात है जो आपके साथ है, समझ गए बच्चा। चलो काम करते हैं सच्चा सच्चा। अब निकालते हैं किसका आयतन, अब निकालते हैं शेष बचे पानी का आयतन। तो लिखते हैं, देखो कैलकुलेशन है इसमें, थोड़ा सा अच्छे से ध्यान दो। शेष बचे पानी का आयतन कैसे निकालेंगे, तो लिखेंगे बेलन का आयतन, बेलन का आयतन। अच्छा, बेलन का आयतन में से किसको घटाएंगे, शंकु को और अर्धगोला को, यही ना भैया, बेलन का आयतन में से तो यही घटाएंगे, शंकु और क्या अर्धगोला। ठीक है, तो ऊपर में क्या है, शंकु का आयतन माइनस किसका आयतन, अर्धगोले का आयतन। ठीक है, तो बेलन का आयतन क्या हो जाए बोलो, पाई आर स्क्वायर, क्योंकि इसका एच बड़ा है ना, देखो बेलन की ऊंचाई बड़ा है तो बड़ा एच लिख दी। सबका फॉर्मूला याद होना चाहिए। शंकु का आयतन क्या होता है बोलो, क्या होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर, सबके लिए सेम है, इसके लिए छोटा एच है क्योंकि शंकु का आयतन ऊंचाई क्या छोटा एच लिए है, माइनस अर्धगोले का आयतन क्या होता है 2/3 पाई आर क्यू, 2/3 पाई आर का कुछ कॉमन आएगा, सब में देखो पाई आर स्क्वायर है तो ले लो पाई आर स्क्वायर कॉमन। यहाँ बचेगा एच माइनस 1/3 एच बचेगा, और माइनस क्या बचेगा 2/3 पाई आर स्क्वायर कॉमन, तो वो आर बच जाएगा। यहां तक सबको क्लियर होना चाहिए, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए, क्लियर है ना। चलो अब हम क्या करते हैं ना, सबका वैल्यू रखते हैं एक एक करके। क्या कि कोई दीवाना कहता है, पाई का वैल्यू 22/7 लो, 22/7 आर का स्क्वायर, आर कितना है जी 60, तो 60 का एच, बड़ा एच का वैल्यू कितना है 180 माइनस 1/3, छोटा एच का वैल्यू कितना है, छोटा एच का वैल्यू है 120, 120। अरे भाई ये वाला वैल्यू रखो, बड़ा एच का वैल्यू 180 रख दिए, माइनस है माइनस दिए, 1/3 लिखे, और एच का वैल्यू कितना है 120, माइनस 2/3 है तो 2/3 लिख दिए, और आर का वैल्यू कितना है देख लो, आर का जो वैल्यू है ना, छोटा आर का वैल्यू वही है 60। कि कोई दीवाना कहता है, बस कैलकुलेशन करो, छह कोई पागल सा है, 40 बार में -40 हो जाएगा और 40 हो यही ना होगा। अब आप -40 और -40 कितना हो जाएगा बताओ, -40 -40 -80, यानी 180 में 80 घटा दो, 22/7 आपका हो जाए 180 और -40 22/7 300, और फिर 100 हो 180 जाएगा तो 100 ही बचेगा ना, यहाँ लिखते हैं। गुना कर सकते हो, 36 को 22 से गुना कर दो, भाई 36 को जब 22 से गुना करोगे ना, ठीक है, तो 36 को 22 से गुना कर दो, आएगा 792,
और के को 0, 2 को और 2 को 4 को 0, 1 4 भागा 7। इसको आप भाग दे सकते हो आराम से। तो भाग दोगे ना तो इसका भाग देने पर आ जाए आपका 113,142.57 सेंटीमीटर। ये आपका आ गया सेंटीमीटर क्यू में। ठीक है, लेकिन आंसर मीटर क्यू में दिया हुआ है तो भागा दे दो भाई। आपको पता है जब 1 सेंटीमीटर को मीटर में बदलते हैं, ध्यान दो, जब 1 सेंटीमीटर को मीटर में बदलते हैं तो किससे भागते हैं? 100 से। यानी जब सेंटीमीटर स्क्वायर से भाग देंगे तो और 2 को 0 बच जाएगा। यानी सेंटीमीटर क्यू से भाग देंगे तो और 2 को 0 हो जाएगा, क्योंकि 3 को सेंटीमीटर, 1 सेंटीमीटर को जब मीटर में बदलेंगे तो 100 से भाग देते हैं। 2 को सेंटीमीटर, सेंटीमीटर स्क्वायर को जब बदलेंगे तो और एक 2 0 आ जाएगा। इस पर सेंटीमीटर क्यू को जब करेंगे तो और 2 0, यानी 6 0 आ जाएगा एक के बाद। ठीक है, तो इसको मीटर क्यों बदलेंगे? तो बस आप कुछ नहीं करो, कुछ तो करना पड़ेगा वरना आंसर नहीं आएगा। 57 को आप एक के बाद 6 0 से भाग दो, ये आ गया मीटर क्यू में। मीटर क्यू में इसको लिखोगे तो 6 0 1 2 3 4 5 6, यानी पॉइंट आपका जो 1.1 क्यू। देखो ये आया है 6 नंबर लाइक क्वेश्चन। ठीक है, आया ना मजा कि लगा सजा? सर आपके रहते सजा लग सकता है क्या? कोई दीवाना कहता है, कोई पागल समझता। और एक शेर सुन लो कि बस्ती बस्ती घोर उदासी, पर्वत पर्वत खालीपन, अनहिरा बेमोल लुट गया, घिस घिसरी सातन चंदन। इस धरती से उस अंबर तक दो ही चीज गजब की है, एक तो तेरा भोलापन है, एक मेरा दीवानापन। ये कुमार विश्वास जी द्वारा लिखी गई कविता है। फॉर योर काइंड इन्फॉर्मेशन। तो ये ना समझना कि आप सर बड़े रोमांटिक गाना गा रहे हो, उनका गाना अच्छा लगता है। चलो अगला प्रश्न। एक सीधा राजमार्ग मीनार के पास तक जाता है। मीनार के शिखर पर एक आदमी एक कार को 30 डिग्री के अवनमन कोण पर देख रहा है। ठीक है, ऐसा समझ लो ये एक सीधा राजमार्ग है। चलो इधर बनाए कि इधर बनाए, किधरों बना सकते हो फिगर, कोई दिक्कत, फिगर में दिक्कत नहीं है। ठीक है, इधर मान लेते हैं। चलो सोल्यूशन करते हैं इसका। ठीक है, मान लो एक मीनार के शिखर पर एक आदमी खड़ा है। ये राजमार्ग है, मतलब ये एक रोड है। ठीक है, यहां से मान लो एक कार को ये देख रहा है। तो जब कार को देख रहा है ना, तब इसका जो अवनमन कोण बन रहा है कितना डिग्री बन रहा है? जब देख रहा है तो तब बन रहा है 30 डिग्री। कहाँ का 30 डिग्री? कुछ देर बाद कार यहां से यहां पहुंच जाता है। ठीक है, तब इसका जो अवनमन कोण घटकर हो जा रहा है, कितना हो जा रहा है भाई? ये अवनमन कोण घटकर कितना हो जा रहा है तब? 60 डिग्री का हो जाए। तो भाई ये 60 तो ये भी 60, ये 30 तो ये भी 30 होगा ना, क्योंकि ये एक अंतर कोण होता है। अब क्या बोल रहा है कि देखो एक समान चाल से चलता है और 6 सेकंड बाद कार का अवनमन कोण 60 डिग्री होता है, यानी 6 सेकंड बाद, यानी यहां से यहां तक आने में जो समय लगा, कितना लगा? 6 सेकंड लगा। ध्यान देना, नाम दे रहा हूं ए बी। चलो सबसे पहले छोटा त्रिभुज में लगाते हैं, समकोण त्रिभुज एबीसी में, छोटा वाला में। आप लिख लेना पहले कि माना, आप लिख लेना 2 लाइन कि माना ए बी क्या है? एक मीनार है। ठीक है, समकोण त्रिभुज एबीसी में। और लिखेंगे यहां और एक बिंदु है ना डी। बिंदु बिंदु डी से बी तक पहुंचने में लगा गया समय हमें ज्ञात करना है। ठीक है, क्या होगा? tan 60 लगाना है, tan 60 डिग्री। क्या हो जाए? P बाई बी, P मतलब ए बी और B मतलब बी डी। ठीक है, यहां से tan 60 हो जाए √3 इक्वल टू ए बी बटा बी डी। ठीक है, यानी बी डी हमको ये वाला निकालना है, बी डी निकाल रहे हैं अभी। ठीक है, ध्यान देखो खाली, बी डी पर क्या होगा? ए बी बाई √3, ए बी बाई √3। ठीक है, अभी इतना रहने दो। फिर लगाते हैं बड़ा वाला त्रिभुज में। ठीक है, फिर बड़ा वाला त्रिभुज लगाओ। फिर समकोण त्रिभुज किसमें? ए बी। क्या लगाएंगे इसमें? tan 30 डिग्री ना, tan 30 डिग्री बराबर क्या हो जाएगा? P बाई बी, P मतलब ए बी बटा क्या हो जाएगा? बी सी। तो यहां से हम tan 30 लिखेंगे 1/√3। ठीक है, इक्वल टू ए बी बाई क्या है? बी सी। ठीक है, यहां से हम क्या करेंगे ना, इसको ऐसा करो 1/√3 लिखो और ये तो ए बी ही रहेगा। बीसी को हम लिख सकते हैं क्या? बी डी प्लस सी डी। तो इसको हम लिख देते हैं बी डी प्लस सी, बस क्रॉस गुना कर दो।
यहाँ से आपका हो जाए इधर बी डी प्लस सी डी, उधर आपका हो जाए ए बी रूट थ्री। कोई दिक्कत किसी को? ठीक है। अब देखो बी डी का वैल्यू मैंने रखा है ए बी बाई रूट थ्री, तो लिख देता हूँ बी डी का वैल्यू ए बी बाई रूट थ्री। यहाँ लिख देता हूँ बी डी का वैल्यू ए बी बाई रूट थ्री भाई, और सी डी को आप सी डी ही रहने दो, उसको तो कुछ कर नहीं सकते हैं हम, इक्वल टू ए बी रूट थ्री। अब ए बी वाला है ना, उसको उधर भेज दो। सी डी इक्वल टू क्या हो जाएगा, ए बी रूट थ्री, ए बी रूट थ्री, और माइनस क्या हो जाएगा, ए बी बाई रूट थ्री। एलसीएम भी लोगे तो क्या हो जाएगा, रूट थ्री एलसीएम आ जाएगा, तो क्या होगा ए बी टू रूट थ्री इंटू रूट थ्री, क्या थ्री हो जाएगा, और माइनस ए बी। टी इजिकल टू क्या आ जाएगा, टी ए बी में ए के बी जाएगा, टी ए बी होगा ना, ए के बी, तो भाई यहाँ से तीन ए बी में हो जाए तो टू ए बी, ये आपका क्या आ गया सी डी। अब ध्यान से समझो मेरी बात को, भाई सी डी से जाने में 6 सेकंड लग रहा है, तो डी से बी जाने में कितना लगेगा? अब देखो ये वाला दूरी क्या है, ए बी बाई रूट थ्री, ये वाला क्या है, 2 गुना ए बी बाई रूट थ्री, मतलब सी डी जो दूरी है ना ए बी का, तो बी डी का 2 गुना है। ध्यान से समझो, यहां पर जो सी डी दूरी है, देखो यहां पर ये क्या है, ए बी बाई रूट थ्री, यहां पर टू ए बी बाई रूट थ्री, मतलब ये वाला दूरी 2 गुना है, 2 गुना ए बी बाई रूट थ्री है, और ये सिर्फ ए बी बाई रूट थ्री है। यानी कह सकते हैं ये जो दूरी है क्या है, उस दूरी का आधा है, नहीं है भाई, ये टू ए बी है, ये सिर्फ ए बी बाई रूट थ्री है, ये टू ए बी बाई रूट थ्री, ये सिर्फ ए बी बाई रूट थ्री है, यानी ये जो दूरी है ना सी डी का आधा है, तो सी डी से जाने में 6 सेकंड लग रहा है, तो डी से बी यानी ये दूरी जाने में कितना लगेगा, बिल्कुल आधा समय लगेगा, 3 सेकंड। ठीक है, तो लिखेंगे चूंकि दूरी, चूंकि जो बी डी दूरी है, चूंकि बी डी दूरी सी डी से आधी है, इसलिए डी से बी तक जाने में लगा समय, क्योंकि एक चाल, एक समान चाल से चल रहा है, इसलिए ठीक है, उसका भी समय का आधा हो जाए, 6/2, 3 सेकंड आंसर आ जाएगा। क्लियर है? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। सिद्ध कीजिए कि किसी बाह्य बिंदु से किसी वृत्त पर खींची गई स्पर्श रेखाओं के बीच का कोण स्पर्श बिंदुओं को मिलाने वाले, ठीक है, रेखाखंड द्वारा केंद्र पर आंतरित कोण का संपूरक होता है। तो सबसे पहले एक ले लो वृत्त, ना बड़ा नहीं भाई, छोटा। अब यहां पे क्या कर रहा है कि सिद्ध कीजिए किसी बाह्य बिंदु को, ये बाह्य बिंदु ले लो एक, ठीक है, मान लेते हैं एक बाह्य बिंदु ले रहे हैं, यहां से इसको एक इधर, यहां से इसको, तो क्या हो गया भैया, स्पर्श रेखा, तो मैं बाह्य बिंदु को पी मान लेता हूं, मान लेते हैं, ठीक है। तो खींची गई स्पर्श रेखाओं के बीच का कोण स्पर्श बिंदुओं को मिलाने वाले रेखाखंड, स्पर्श बिंदु कौन मिलाएगा, केंद्र मिलाएगा, मिलाएगा ना, कौन मिलाएगा, केंद्र। तो ये भाई रेखा के, ये बनेगा स्पर्श बिंदु को मिलाने वाला, तो ओ मान लो, यानी ए कोण और ये कोण क्या होता है, संपूरक होता है। इन्हें हमको सिद्ध करना है, ए पी बी प्लस ए ओ बी बराबर 180 डिग्री, ठीक है। तो सबसे पहले हम क्या लिख देंगे, हमें एक ओ केंद्र वाला वृत्त दिया गया है, तो ब्लैक सही कर दे रहे हैं, ओ केंद्र वाला एक वृत्त दिया गया है, ठीक है, जिसमें ये तथा पीबी, पीए तथा पीबी, ये है, ठीक है, पीए तथा पीबी वृत्त की दो स्पर्श रेखाएं हैं, वृत्त की स्पर्श रेखाएं, ठीक है, पीए तथा पीबी इस वृत्त की दो स्पर्श रेखाएं हैं। हमें सिद्ध करना है कि
क्या संपूरक कोण, क्या बोल रहा है कि खींची गई स्पर्श रेखाओं के बीच का कोण, स्पर्श रेखाओं के बीच का कोण ये है, और जो स्पर्श बिंदु है ना, स्पर्श बिंदु ये वाला है, स्पर्श बिंदु को मिलाने वाले रेखाखंड द्वारा केंद्र पर जो कोण बन रहा है, ये दोनों कोण क्या होता है, संपूरक होता है। ठीक है, दोनों कोण मिला के सिद्ध करना है क्या, संपूरक मतलब 180, यानी APB, APB कोण APB प्लस ये वाला कोण क्या है, कोण AOB बराबर कितना, 180 डिग्री। संपूरक मतलब 180 डिग्री, ये हमें सिद्ध करना है। क्लियर है? तो सबसे पहले देखो, आपको पता है ये कोण कितना, 90, ये कोण कितना, 90। क्यों? हम लिखेंगे चूंकि OA स्पर्श बिंदु पर, चूंकि लिखेंगे स्पर्श बिंदु पर क्योंकि स्पर्श बिंदु पर, ठीक है, स्पर्श रेखा और त्रिज्या के बीच का कोण क्या होता है, स्पर्श बिंदु पर स्पर्श रेखा और त्रिज्या के, ठीक है, बीच का कोण, बीच का कितना होता है, 90 डिग्री होता है। इसीलिए मैं लिख सकता हूं क्या, कोण PAO भाई 90 डिग्री होगा, PAO बराबर 90 डिग्री। ये वाला कोण PAO, ये स्पर्श रेखा है, ये त्रिज्या है, उसके बीच का कोण 90 डिग्री, ये स्पर्श रेखा है, ये त्रिज्या है, तो उसके बीच का कोण 90 डिग्री, और कोण PBO बराबर भी कितना, 90 डिग्री हो जाए। ठीक है, अब लेंगे हम, क्योंकि ये देखो ये चार भुजा है, PA AO OB PB, यानी एक चतुर्भुज है, तो चतुर्भुज PA OB में, ठीक है, चतुर्भुज PA OB में क्या हो जाएगा, देखो सभी कोणों का योग, किसी चतुर्भुज के चारों कोणों का योग कितना होता है, 360 डिग्री। तो लिखेंगे कोण APB, कोण APB प्लस कोण PBO प्लस कोण BOA, या AOB लिख सकते हो, AOB ही लिख लो, AOB प्लस कोण इसका ऊपर वाला PAO, PA बराबर कितना, सॉरी 360 डिग्री, है ना। अब देखो APB, हमको तो ये रखना है, ये तो पता नहीं है, यही प्रूव करना है, प्लस PBO निकाले हैं, देखो PBO और PAO दोनों 90 डिग्री है, तो PBO ये 90 डिग्री हो जाएगा, और AOB तो रखना है, प्रूफ में है, प्लस PO ये भी 90 डिग्री है, बराबर 360 डिग्री। क्लियर? तो क्या हो जाएगा, ये कोण APB प्लस कोण AOB, 90 90 हो जाए 180, ये 90 ये 90 बराबर 360। यहां से आपका आ जाएगा, लग जाएगा क्वेश्चन का वाट, APB प्लस कोण AOB बराबर क्या हो जाए, 360 माइनस 180 डिग्री, यानी भैया भाई ना करो सैया, हो जाएगा ता थैया, AOB क्या हो जाएगा, 360 में 180 जाएगा तो 100 डिग्री, ये आपका हो गया कोण APB प्लस AOB बराबर 180। यही प्रूव करना था, देखो APB प्लस AOB बराबर 180 डिग्री हो गया। नेक्स्ट, चलो ये प्रूफ है आप लोगों का सर्वसमीका दिया हुआ है, सिद्ध करना है ये, ठीक है। तो साइन ए देखो मैंने किया ही है, कर ही दिया पहले ही, साइन ए माइनस कॉस ए प्लस 1 दिया है, साइन ए प्लस कॉस ए प्लस 1 RHS को लेके मैं ले आऊंगा 1/sec a माइनस tan ए। थोड़ा सा समझना है, समझ जाओगे तो दिक्कत नहीं है, नहीं समझोगे तो दिक्कत हो जाएगा। सबसे पहले तो आप ये देखो ना, मुझे क्या लाना है, सेक और टेन लाना है ना, तो इसको सेक और टेन में हम कैसे परिवर्तित करेंगे, अगर सोचो मैं कॉस में भाग दे दो, कॉस से ऊपर नीचे, तो साइन बाय कॉस टेन हो जाएगा, और ये 1/cos क्या हो जाएगा, सेक, यानी कॉस टेन और सेक मिल जाएगा। कब मिलेगा, जब कॉस से भाग देंगे तब। तो हम ऊपर नीचे कॉस ए से भाग दे देते हैं, ठीक है, कॉस ए से भाग देने पर, तो सब में भाग देंगे, अलग अलग दे रहे हैं, क्योंकि सब में दो या अलग अलग दो बात बराबर है, हमको अलग अलग सबको देना ही पड़ेगा, सब में अलग अलग देंगे, साइन ए बाय कॉस ए, कॉस ए बाय कॉस ए, 1/cos ए, नीचे भी दे रहे हैं, क्योंकि सिर्फ एक तरफ देने से काम नहीं चलेगा, दोनों तरफ देना पड़ेगा, साइन ए बाय कॉस ए, कॉस ए बाय कॉस ए, फिर 1/cos ए, ठीक है। अब भाग दोगे तो साइन बाई कॉस से क्या होता है, टेन होता है, ये कॉस कॉस खत्म कर जाएगा, एक 1/cos से सेक है, सेम नीचे वाला भी वैसे ही फॉर्मूला लगा के लिख दिए हम, साइन ए बाई कॉस से टेन ए, कॉस ए बाई कॉस से खत्म, एक हो गया 1/cos से खत्म, नहीं खत्म नहीं भाई, 1/cos से सेक होता है, रुको जरा सबर करो। अब बोला है ना, आप सर्वसमीका इसका यूज कीजिए, सेक बराबर 1 + tan² कटा हुआ है, वही प्रूफ थोड़ा सा कटा हुआ है, क्वेश्चन यही है।
ठीक है, तो मैं लिख सकता हूं इसके बदले सेक स्क्वायर ए माइनस टेन स्क्वायर इज इक्वल टू 1, तो वो वाला मैं यहां पर लगाऊंगा, कहां पर, नीचे लगाऊंगा। ठीक है, तो देखो टेन ए माइनस वन प्लस से के ऊपर ज्यों का त्यों, नीचे टेन ए माइनस से के एक साथ लिख दिया, और इस प्लस वन की जगह पे ना मैं क्या लगा दिया, फॉर्मूला लगा दिया, कौन बोला, सेक स्क्वायर ए माइनस टेन स्क्वायर। ठीक है, अब देखो ये सेक स्क्वायर माइनस टेन स्क्वायर है, यानी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो लगा सकते हैं ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, तो लगा दिए, चूंकि ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी यानी सेके प्लस टेन है और सेके माइनस टेन है। यहां से देखो सेके माइनस टेन है कॉमन आ जाएगा, चूंकि लेकिन यहां पर क्या है, टेन है, टूट गया तो चलो रहने दो, आप समझ जाओगे। यहां पर सिर्फ माइनस का फर्क है, यहां सेके माइनस टेन है, यहाँ टेन ए माइनस सेके है। अगर किसी तरह ये सेके माइनस टेन ए हो जाए तो क्या कॉमन नहीं आ जाएगा, बोले सर बिल्कुल आ जाएगा, तो माइनस तो करना पड़ेगा ना, तो क्या करेंगे, यहाँ माइनस कॉमन ले लेंगे। माइनस कॉमन लेंगे तो यहाँ क्या, आपको पता है माइनस जब कॉमन ले तो साइन बदलता है, यानी माइनस तो प्लस हो जाएगा, और यहाँ आगे कुछ नहीं है तो माइनस हो जाएगा, यानी सेके माइनस टेन ए हो जाएगा, यहाँ भी वही है। तो यहाँ देखो मैं माइनस कॉमन ले लिया, माइनस आगे लिखा है ना, तो क्या हो जाएगा, सेके में प्लस हो जाएगा और टेन ए में माइनस हो जाएगा, भाई वही चीज हुआ है, बाकी ज्यों का त्यों मैंने लिख दिया। अब क्या है देखो, अब सेके माइनस टेन है, यहां भी सेके माइनस टेन है, यहां भी देखो बीच में प्लस है यहां, ठीक है, तो ये सेके माइनस टेन कॉमन आ जाएगा, तो कॉमन आ जाएगा तो यहाँ कुछ नहीं बचेगा, तो एक बचेगा ना जी, कुछ नहीं है तो एक, भाई कॉमन लोगे तो कुछ नहीं है तो एक बचेगा, और क्या माइनस तो माइनस एक, उधर क्या बचेगा, सेके माइनस टेन निकाल लिया, तो क्या बचेगा, सेके प्लस टेन बचेगा। अब देखो ये वाला क्या है, माइनस वन प्लस सेके प्लस टेन, और ये क्या है, माइनस वन प्लस सेके प्लस टेन, सेम है, बस आगे पीछे है, भाई इसको भी आप लिख सकते हो टेन ए माइनस वन प्लस से के, सेम चीज लिख सकते हो, मतलब ऊपर नीचे सेम है, बस आगे पीछे का है, तो दोनों कट जाएगा, तो बचेगा क्या, वन बाई से के माइनस टेन ए हो गया आरएचएस। सिंपल सा प्रूफ है, बस आपको समझना यहाँ पर इस बात का है कि हमेशा आपको ये नीचे वाला में ही आपको फॉर्मुला बैठाना है, सेक स्क्वायर माइनस टेन स्क्वायर है, और यहाँ पर आपको माइनस कॉमन लेना है, बस दो जगह पे आपको याद रखना है, फटाफट सटासट क्वेश्चन बनेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक चतुर्भुज एबीसीडी के विकर्ण परस्पर बिंदु ओ पर इस प्रकार प्रतिच्छेद करते हैं कि एओ बाई बीओ बराबर सीओ बाई डीओ ओडी है, तो दर्शाइए कि एबीसीडी क्या है, एक समलंब चतुर्भुज है। तो सबसे पहले जो हमें दिया लिख लिया कि एबीसीडी एक चतुर्भुज दिया गया है जिसके विकर्ण जो विकर्ण है परस्पर बिंदु ओ पर प्रतिच्छेद करते हैं, इस प्रकार से प्रतिच्छेद करते हैं कि एओ बाई बीओ बराबर सीओ बाई डीओ, ये दिया है। अर्थात मैं ये भी लिख सकता हूं कि एओ बाई सीओ, क्योंकि सीओ इधर आ जाएगा तो एओ बाई सीओ हो जाएगा, और बीओ उधर जाएगा तो बीओ बाई डीओ हो जाएगा। सिंपल सा क्रॉस गुना कर दिए, सीओ को यहां ले आए, बीओ को वहां ले गए। ठीक है, आगे हमको प्रूफ में हेल्प होगा, इसीलिए हमें सिद्ध क्या करना है कि एबीसीडी एक समलंब चतुर्भुज है, तो हमें वही लिख दिया, हमें सिद्ध करना है एबीसीडी एक समलंब चतुर्भुज है। अच्छा, कुछ रचना करना पड़ेगा इसके लिए, क्या रचना, हम एबी के समांतर यहां पर ईओ एक रेखा खींचना है, तो वही लिखे एबी के समांतर ईओ खींचे। अब सोचो अगर ये समांतर हो जाएगा ना, तो आपको आधारभूत समानुपातिकता प्रमेय जो त्रिभुज चैप्टर में है, किस चैप्टर में, त्रिभुज चैप्टर में, तो त्रिभुज ए, यहां पर देखो ए बी डी में क्या होगा, अगर किसी भी, ऐसा समझ लो कोई त्रिभुज में, ठीक है, किसी एक भुजा के समांतर और एक भुजा खींचा जाए और एक रेखा खींची जाए, तो ये जो रेखा होता है ना, इस दोनों इस त्रिभुज को समान अनुपात में बांटती है, मतलब ये बटा ये बराबर ये बटा ये। सेम चीज यहां पर अगर ये समांतर रेखा खींचे तो क्या होगा, ए बी बाई सॉरी ए बाई ई डी, और इधर बीओ बाई ओडी। कौन नियम से, इसको बोलते हैं आधारभूत समानुपातिकता प्रमेय, तो लिख देना आधारभूत समानुपातिकता प्रमेय से। ठीक है, आधारभूत समानुपातिकता प्रमेय, आधारभूत समानुपातिकता प्रमेय। ठीक है, अगर समांतर है तो समानुपाती होगा, और समानुपाती है तो समांतर होता है। ठीक है, चैप्टर पढ़ाएंगे तो और अच्छा समझ में आएगा वो वाला। तो भाई समांतर हो गया, ये और ये रेखा समांतर, मतलब ये समानुपाती भी होगा, यानी ए बाई ई डी होगा और बीओ बाई ओडी होगा। आप ऐसे भी लिख सकते हो डी बाई ए बराबर डीओ बाई ए बी, लेकिन वो हमारा काम का नहीं है, मेरा काम का है ए बाई डी बीओ बाई ओडी, इसलिए मैंने ऐसे लिखा। भाई समानुपातिकता कैसे भी लिखो, इधर से लिखो उधर से लिखो, बात बराबर है। अब देखो, तथा एओ बाई सीओ बराबर बीओ बाई डीओ दिया हुआ है, एओ बाई सीओ बराबर बीओ बाई डीओ दिया हुआ है ना, तो देखो यहाँ पर एक और इसको दो मान लिए, देखो लिख दिए, दिया गया है, तो देखो ये दोनों बराबर हो गया, बीओ बाई ओडी, यहाँ भी बीओ बाई डीओ बोलो या ओडी बोलो, बात बराबर ही है। अब डीओ बोलो या ओडी बोलो, वही भुजा है ना, तो इधर वाला सेम, मतलब इधर वाला भी सेम होगा, तो लिख सकते हैं ए बाई ई डी बराबर एओ बाई सीओ, तो समीकरण एक तथा दो से लिख दिए ए बाई ई डी बराबर एओ बाई सीओ। ठीक है, वीडियो का रिपीट करके भी देख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। अर्थात अब देखो, अब हो गया खेला, क्या खेला कि अब देखो ए बाई ई डी, यानी ए बाई ई डी बराबर क्या हो जा रहा है, एओ बाई ओसी, यानी सर कि ए बाई ई डी बराबर एओ बाई ओसी हो रहा है, अर्थात ये जब समानुपाती हो रहा है यानी ये भी समांतर होगा, बिल्कुल होगा। कौन नियम से, आधारभूत समानुपातिकता प्रमेय का विलोम से। मैंने कहा कि अगर कोई त्रिभुज में एक भुजा के समांतर दूसरी रेखा खींची जाए तो इसको समान अनुपात में बांटता है, और
अगर समान अनुपात में बांटता है तो ये रेखा भी क्या होगा, इसके समांतर होगा, दोनों एक दूसरे का विलोम होता है, ठीक है। तो यहां पर देखो समान अनुपात में बांट दिया ना, क्या बांट दिया, ए बाई ईडी बराबर एओ बाई ओसी, यानी कह सकते हैं ईओ समांतर डीसी होगा, तो ही लिखें, अर्थात ईओ समांतर डीसी होगा। अब जरा बताओ कि ए बी समांतर ईओ पहले से है, क्योंकि हमने माना हुआ है ए बी समांतर ईओ है, और हमारा क्या निकल गया, ए बी समांतर डीसी इसलिए होगा। देखो ए बी समांतर ईओ पहले से है, अब हमें क्या मिल गया, ईओ समांतर डीसी मिल गया, यानी ये इसके समांतर है। दिमाग ध्यान से सुनो भाई, इधर उधर करोगे, हार्ड लग रहा है सोचोगे तो कभी नहीं बनेगा, मैं बहुत आसान से बता रहा हूं। अगर ये रेखा इसके समांतर है और ये रेखा इसके भी समांतर है, तो क्या ये और ये आपस में समांतर नहीं है, फिर समझ लो, ये इसके समांतर है और ये वाला भी इसके समांतर है, तो भाई ये दोनों भी तो आपस में समांतर ही होगा, तो इसलिए लिख दें ए बी समांतर डीसी, और जब समांतर है तो कह देंगे एबीसीडी एक समलंब चतुर्भुज है। आई बात समझ में, चलो वेरी गुड। समलंब चतुर्भुज में आमने सामने की भुजा क्या होती है, समांतर होती है, बस बस एक भुजा, दो भुजा नहीं, दोनों हो जाए, फिर समांतर चतुर्भुज हो जाए। नेक्स्ट, नेक्स्ट और आज का लास्ट क्वेश्चन भी यही है, क्या है देखो, एक विद्यार्थी ने एक सड़क के किनारे बस इसके समझ लो ना कि बहुलक निकालना है, ठीक है। तो बहुलक वर्ग आपको निकालना पड़ेगा। बहुलक वर्ग कौन होता है, जो सबसे ज्यादा वैल्यू होता है जिसका, वो बहुलक वर्ग हो जाता है। सबसे बड़ा वैल्यू क्या है भाई, 20, यानी ये हमारा क्या हो जाएगा, बहुलक वर्ग हो जाएगा, ठीक है, जाएगा बहुलक वर्ग, उसी में लिख दिया, आप लोग अलग से उतार भी सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। अब बहुलक वर्ग में हमको जो जो चाहिए वो सब हम लिखेंगे, ठीक है, F1 F2 F1 सब, ठीक है। सबसे पहले हम L का वैल्यू लिखते हैं, यानी बहुलक वर्ग की निम्न सीमा, चलो ब्लू कलर से करते हैं। L मतलब बहुलक वर्ग की निम्न सीमा, क्या है बहुलक वर्ग की निम्न सीमा, 40, क्लियर है। अब क्या हो जाएगा, F1, F1 मतलब बहुलक वर्ग की बारंबारता, बहुलक वर्ग की बारंबारता कितना है देखो, 20, 20 लिख लो। F0 यानी बहुलक वर्ग से जस्ट पहले की बारंबारता है, उससे पहले कितना है, 12, 12 लिख दो। F2 मतलब बहुलक वर्ग की बाद की बारंबारता, मतलब इतना आसान है ना, बोलोगे सर ये ऐसा क्वेश्चन, बिल्कुल। और H मतलब होता है बहुलक वर्ग, मतलब जो चौड़ाई है, 40 से 50, 10 से 20, 10 अंतर है तो 10 हो गया, ठीक है। इतना हो गया ना, ये हो गया आपका बहुलक का जो जो मेनली हमको चाहिए वो सारा, ठीक है। अब हम लोग क्या लगाएंगे भाई, अब हम लोग लगाएंगे बहुलक का फॉर्मूला, क्या लगाएंगे, बहुलक का फॉर्मूला। तो बहुलक का फॉर्मूला लगाओ, बहुलक बराबर क्या होता है, L प्लस F1 माइनस F0 बाई 2F1 माइनस F0 माइनस F2 माइनस F, और इंटू में क्या हो जाता है, क्या ये बहुलक का फॉर्मूला होता है, देखो ठीक से अच्छा से देख लो, L प्लस F1 माइनस F0 बाई 2F1 माइनस F0 माइनस F2, ठीक है, और इंटू H, बस वैल्यू बैठाओ। L का वैल्यू कितना है जी, 40, प्लस F1 माइनस F0, यानी F1 कितना है 20, माइनस F0 कितना है 12, और 2F1 तो 2F1 कितना है 20, माइनस F0 कितना है 12, माइनस F2 कितना है 11, टू H का वैल्यू है 10, यहाँ सब कर लो 40 प्लस 20 में 12 गया तो हो गया 8, 20 में 12 गया तो 8, और 20 दूनी 40 हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस 11 और 12 हो जाएगा, 2 1 3 23 हो जाएगा, में हो जाएगा 10, ठीक है। तो इसको थोड़ा आगे करोगे ना तो आपका हो जाएगा 40 प्लस 10 अट्ठे हो जाएगा 80, बट्टा में हो जाएगा 80, 80 बटा क्या हो जाएगा, 40 में 23 जाएगा तो ये 30 और ये 10, 7 17 हो जाएगा ना, आई थिंक 17 ही होगा, 23 30 और 10 40, ठीक है। अब आपका क्या करो ना, भाग दे दो 40, 80 को आप 17 से भाग दे दो भाई, भाग दे सकते हो, तो आपका जाएगा 4.7 आ जाएगा, कितना आ जाएगा 4.7, तो आप लिख सकते हो 44 पॉइंट, बहुलक नहीं, क्लियर है, 44.7, तो इसलिए इसका बहुलक कितना हो जाएगा 44.7। तो बताओ समझ में आया कि नहीं, मजा आ गया ना। तो हर एक चीज को देख लो, और इसका पीडीएफ हमारे एप्लीकेशन दिया हुआ है, फटाफट से डाउनलोड कर लो, और अगर अच्छा लगा ना प्लीज एक प्यारा सा कमेंट कर देना, बहुत मेहनत लगाना वीडियो में, और एक शेयर भी जरूर कर देना अपने, ठीक है। इस वीडियो में इतना ही, मिलेंगे दूसरे वीडियो में जल्दी, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।